हेलो दोस्तों, ये है 5 अगस्त का प्रीलिम्स फोकस न्यूज़ डिस्कशन। देख लेते कौन कौन सी न्यूज़ डिस्कस करने वाले। पहला यहाँ पर है कैटल ट्रेड बैन रूल्स वेर नॉट प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट। ऐसा एलिगेशंस लगाए गए हैं अभी गवर्नमेंट के ऊपर दैट अभी जो रिसेंटली प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल रेगुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक मार्केट रूल्स ऑफ 2017 निकाला गया था, जिसके तहत बहुत सारे प्रोविजंस थे, है ना, जिसको काफ़ी ज़्यादा उसके अगेंस्ट में वॉइस उठा था। तो वो बोला गया था दैट वो जो रूल लाया गया था उसको पार्लियामेंट में नहीं पेश किया गया था, क्योंकि अब क्यों ये बोल रहे हैं, क्योंकि पहले इसको जो पेरेंट एक्ट है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 है, उसके तहत बोला गया था अगर इसके तहत कुछ भी चेंज किया जाएगा तो एनी रूल मेड बाय द सेंटर अंडर इट आउट टू बी लेट बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एज सून एज इट इज मेड। जब भी कोई भी रूल चेंज किया जाएगा तो उसको पार्लियामेंट के बीच में रखना पड़ेगा, ठीक है। बट इसके तहत ये चीज़ नहीं रखा गया था, है ना। तो इसी के बारे में सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट का एश्योरेंस दिया है दैट हाँ, कहीं ना कहीं तो अभी के गवर्नमेंट की गलती है, तो हम लोग वो कंसीडर कर रहे हैं। द सेंटर इज एश्योर्ड द कोर्ट दैट इट इज रिकंसिडरिंग द इंटायर बॉडी ऑफ लाइव स्टॉक मार्केट रूल। मतलब ये जो रूल निकाला था हमने, जिसके तहत कुछ देख लीजिए क्या क्या इसके साथ प्रोविजंस थे। कैटल के सेल को बैन कर लेना उन पर्पस के लिए, मतलब स्लॉटर या फिर एनिमल सैक्रिफाइस जो पूजा पाठ में किया जाता है उनका सैक्रिफाइस, तो उस टाइप के सैक्रिफाइसेस को बंद करने के लिए ये रूल लाया गया था। तो सेंटर ने बोला ठीक है, कुछ रूल में हम लोग फिर से चेंज लाकर फिर से नया रूल लाएंगे, ठीक है, तब तक हम लोग को कुछ टाइम दे दीजिए, है ना। तो इसीलिए ये मतलब कंटिन्यूएशन में अभी तो चल रहा है ये एपिसोड, ठीक है। जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा तो आई विल जस्ट लेट यू नो, राइट। तो इसी के बारे में थोड़ा और भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे। दैट ड्राइंग फ्लैग द फैक्ट दैट द रूल्स ऑन द कैटल स्लॉटर्स वेर नेवर प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट एज पर द आरटीआई रिप्लाई, ठीक है। एक आरटीआई फाइल किया गया था, तो उसी के रिप्लाई में पता चला दैट नहीं, इस किसी चीज़ को पार्लियामेंट के पास रखा नहीं गया था, है ना। और क्या, ये तो सेक्शंस के बारे में दिया हुआ है, अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। हाँ, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, the nodal ministry for regulation of livestock market rule, notified the draft rule on January 16 2017, invite suggestion within 30 days, है ना। ये जो निकाला गया था ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा निकाला गया था, जो क्या इस चीज़ का नोडल एजेंसी है, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है ना। ये मतलब टेक अवे इस पिक्चर से पूरा टेक अवे यही है, ये एक्चुअली हिंदू का ही पिक्चर उठाया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, नाउ आधार रिक्वायर्ड फॉर डेथ सर्टिफिकेट्स। ऐसा देखिए, न्यूज़ में तो है ये हिंदू के न्यूज़ में, ठीक है, बट मैंने पीआईबी का फिर कल रात को न्यूज़ देखा था, तो वहाँ पर दिखा रहा था दैट ये जो न्यूज़ में जो अफवाह फैल रही है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ बोल नहीं पा रहा दैट वेदर इट इज़ जेन्युइन और नॉट, ठीक है। जब मुझे पता चल जाएगा कल के पेपर में वो आ जाएगा, ठीक है, वेदर इट इज़ जेन्युइन और नॉट, या फिर गलती से पेपर वालों ने छाप दिया है ना। तो जो भी है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ दैट पीटीआई स्टोरी रिगार्डिंग आधार नंबर मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल इज टोटली इनकरेक्ट, है ना। तो ये पीआईबी में दिया हुआ है और ये वाला जो है करेक्ट वाला चीज़ है, आपका जगह हिंदी में दिया हुआ है, तो इसलिए मैं दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट कल या परसों वाले में देख लेंगे जब भी पेपर में छप जाएगा, है ना। तो एनीवेज विल सी इट लेटर। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसरो सेट टू लॉन्च सैटेलाइट विद करेक्टेड क्लॉक्स। दोस्तों 2016 में हमें ये खबर मिला था दैट IRNSS जो हमारे नाविक का जो पहला सैटेलाइट है IRNSS 1A, तो उसमें एटॉमिक क्लॉक जो है उसका फेल हो गया था, और वो एटॉमिक क्लॉक बना हुआ था रूबिडियम का, है ना। तो वो फेल हो गया था, तो उसी लिए हमारे इसरो एक नया सैटेलाइट ही भेज रही है, ठीक है। तो उसी के बारे में थोड़ा दिया हुआ था। तो ये जब आएगा, तो जैसे सैटेलाइट जब से लॉन्च हो जाएगा, बोला जा रहा है अगस्त के लास्ट तक लॉन्च हो जाएगा, तो तब उसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ लेंगे। बट अभी थोड़ा नाविक के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इंडिया का वो अपना जीपीएस लाइक सिस्टम है, और इसमें 7 सैटेलाइट्स है, जिसमें 4 जो है ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में घूमेगी, 8 टाइप के शेप बनाकर, और 3 सैटेलाइट जो है वो जियो स्टेशनरी में रहेगी, ठीक है। और ये जो कवर करती है, एक इंडिया को तो कवर करेगी, साथ ही साथ इंडिया के आजू बाजू कंट्रीज़ को 1500 किलोमीटर के रेंज में जो आजू बाजू कंट्री है उसको भी कवर कर लेगी, है ना। एंड इट इज़ इंडियाज ओन जीपीएस लाइक सिस्टम, एंड इट इज़ मेड टू गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकेशन एंड द टाइम ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट इट गाइज। नेक्स्ट इज प्रिविलेज मोशन।
अब ये क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि ऑपोजिशन जो है, हमारे ऑपोजिशन पार्टी, गवर्नमेंट के ऑपोजिशन, तो वो लोग मांग कर रही है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज, उनका रेजिग्नेशन मांग कर रही है, ठीक है। और उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन इन्होंने जारी कर दिया। प्रिविलेज मोशन होता क्या है? इट इज़ अ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर सर्टेन टू, देखिए पहले इसके बारे में देख लेता हूँ, है ना। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अगर करेंगे, कोई भी अगर मिनिस्टर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कर रहा है तो इसको प्रिविलेज मोशन पास किया जाता है, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली मिनिस्टर्स को ना कुछ कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो अपना जो पार्लियामेंट में फंक्शन है वो इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर सके, ठीक है। तो इसके तहत वो लोग कुछ भी अगर भाषण देते हैं वो एकदम अथॉरिटेटिव भाषण माना जाता है, क्योंकि वो सरकार के तरफ से आया है ना। और मगर आप कभी कभी गलत अगर भाषण दे दोगे तो आपको आपके ऊपर ये प्रिविलेज मोशन जारी किया जा सकता है ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा। समझ रहे बात को? मतलब आप ठीक है, आप सरकार में तो है, ठीक है, बट आपको गलत कुछ नहीं एडवाइस देना है, कुछ भी मिसलीड नहीं करना है। मिसलीड करोगे तो फिर आपको आपके ऊपर प्रिविलेज मोशन लगा दिया जाएगा और आपका इससे रेजिग्नेशन भी हो सकता है ना। तो एनीवेज देख लेते हैं मिसलीडिंग हाउस किस किस सेक्टर में उन्होंने मिसलीड किया था। दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज लाहौर विजिट इन 2015। देखिए जब नवाज शरीफ से मिलने गए थे, नवाज शरीफ के बर्थडे के दिन, तो प्राइम मिनिस्टर ने जब मिलने गया था तो वहां पर उसके बाद ही पठानकोट अटैक हुआ था, ठीक है। पर बाद में पार्लियामेंट में ऐसा भाषण दिया गया दैट मतलब जब नरेंद्र मोदी गए तो उसके बाद कोई अटैक्स हुआ ही नहीं इंडिया में, ठीक है। तो वो गलत भाषण हुआ ना एक तो इसीलिए उसको प्रिविलेज मोशन लगा दिया गया। और नेक्स्ट है, दूसरा बोला गया है स्पीच एट बांदुंग कॉन्फ्रेंस इन इंडोनेशिया, ठीक है। तो बांदुंग कॉन्फ्रेंस के समय सुषमा स्वराज जी ने भाषण दिया था मेन कॉन्फ्रेंस के समय, ठीक है। और उसके स्टेटमेंट्स भी है अपोजिशन पार्टीज के पास, ठीक है। बट सुषमा स्वराज बोल रही थी नहीं, मैंने भाषण तो दिया था बट उस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया था, एक दूसरे कॉन्फ्रेंस में दिया था, ठीक है। तो इस दोनों गलत जो बात बोला है उन्होंने पार्लियामेंट में, तो इसके खिलाफ ही प्रिविलेज मोशन इनके ऊपर जारी किया गया है ना। तो यही हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इंडिया स्टिल टॉकिंग टू चाइना से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देखिए बेसिकली चाइनीज गवर्नमेंट के रिसेंटली चाइना के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने क्लेम किया दैट इंडिया हैज रिड्यूस्ड इट्स ट्रूप लेवल ऑन द डोकलम प्लेट्यू, ठीक है। इंडिया ने जो पहले डोकलम प्लेट्यू में था जितना ट्रूप्स उसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए तो फिर हमारे मीडिया वाले गए इंडियन गवर्नमेंट से अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट ले आने, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है नहीं, हम अभी इसमें कमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में, क्योंकि कुछ भी अगर ऑपरेशनल मैटर के बारे में कमेंट कर लिया तो दैट माइट प्रूव डेट्रीमेंटल टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ हम लोग अभी रुक रहे हैं, अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, इनके क्लेम के जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बट टाइम आने में सब कुछ हो जाएगा, है ना। सो ये लोग यही बोल रहे थे दैट चाइनीज गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली वार्निंग इंडिया एंड सेइंग दैट इंडिया इज इतना माइट फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, बिकॉज द डिस्प्यूट इन द डोकलम रीजन इज बिटवीन द चाइना एंड भूटान। ये लोग बोल रहे हैं, चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है दैट इंडिया अगर अपना ट्रूप्स को नहीं हटाए तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सकता है, क्योंकि ये डिस्प्यूट जो है चाइना और भूटान के बीच में है, ठीक है। इंडिया को बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो this was all about this news guys. नेक्स्ट इज नो डिटेंशन पॉलिसी, ठीक है। एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया है जिसके तहत एक पहले जो नो डिटेंशन पॉलिसी था जिसके तहत बच्चों को 8 क्लास तक फेल नहीं किया जा सकता था, है ना। ये कानून था जब 8 क्लास तक बच्चों को फेल नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा था, ठीक है। बट देखा गया दैट ये इसके लाने के बाद एजुकेशन का लेवल बहुत गिर रहा है, बहुत ही ज़्यादा गिर रहा है, ठीक है। तो उसीलिए ये नो डिटेंशन पॉलिसी लाया गया। तो देखते हैं इसके बारे में, इसको मतलब इसके तहत अभी जो बोला जा रहा है दैट एक नया बिल लाया जाएगा जिसके तहत स्टेट को अलाउ किया जाएगा दैट स्टेट अपना नो डिटेंशन पॉलिसी को ड्रॉप कर सकते हैं। वो कैसे लाया जाएगा? अमेंडमेंट लाया जाएगा आरटीई एक्ट 2009, राइट टू चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 को अमेंड किया जाएगा एंड इट विल इनेबल स्टेट टू डू अवे विद द नो डिटेंशन पॉलिसी इफ दे विश टू। अगर उसको चाहते हैं स्टेट तो, क्योंकि ये एजुकेशन तो स्टेट मतलब कंकरेंट मैटर है ना, तो इसीलिए थोड़ा मतलब फेडरल पॉलिसी के तहत हम लोगों ने बोला है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है अगर स्टेट चाहता है तो दे माइट डू अवे विद दिस पॉलिसी, राइट, एंड इट विल गिव अ बूस्ट टू द लेवल ऑफ लर्निंग। एंड कुछ स्टेट्स हैं जो क्या बोल रहे हैं नहीं हम इससे डू अवे नहीं करेंगे, वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये लोगों ने बोला नहीं हम रोल बैक नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अभी तो जस्ट एपिसोड चल रहा है ना, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आते रहेगा लेट यू नो गाइस।
एंड इट विल परमिट स्टेट्स टू इंट्रोड्यूस एग्जाम्स इन क्लास 5 एंड 8, और अगर उसमें 5 और 8 क्लास में भी फेल कर गए बच्चे तो बच्चों को एक चांस दिया जाएगा, है ना। दे विल बी गिवन ए रेमेडियल ट्रेनिंग एंड ऑफर अनदर चांस टू पास। अगर तब भी फेल कर गए तो पास कराया नहीं जाएगा बच्चों को, फिर से रखा जाएगा उस क्लास में, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट इज दिस न्यूज। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। देखिए इसके तहत मतलब ये पीआईबी का न्यूज़ था, उसके तहत बोला गया 2091 केंद्राज खोले गए हैं। ये कौन सा केंद्राज है? प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना केंद्राज, ठीक है, जो कि फंक्शनिंग अक्रॉस द कंट्री, मतलब इतने सारे केंद्र पूरा इंडिया में अभी फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कुछ एम देख लेते हैं। इट इज टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एंड अफोर्डेबल प्राइसेस टू द मासेस थ्रू स्पेशल केंद्रास, ठीक है। एंड इट विल रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर द ऑफ द पुअर बेसिकली, ठीक है। मतलब इसके तहत अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड किए जाएंगे ये केंद्रास में, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना केंद्रास में। तो दे आर शॉर्ट ऑफ जेनेरिक मेडिसिन ऑलरेडी, ठीक है। तो क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्ड जेनेरिक मेडिसिन भी हो जाएगा, मतलब जेनेरिक मेडिसिन ही इसमें बेचे जाएंगे, तभी ना सस्ते दरों में देंगे यार। नाउ इट विल क्रिएट डिमांड फॉर जेनेरिक मेडिसिन थ्रू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भी बोला जाएगा दैट आप जो भी प्रेस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं वो जेनेरिक मेडिसिन ही लिखिए, ठीक है। सो मेनली ये अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत ये केंद्रास खोले गए, ठीक है। नेक्स्ट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में था। वैसे तो पुराना न्यूज़ है लेकिन फिर से एक बार रिवाइंड कर देते हैं यार, चलो कुछ फिर से पढ़ लेने से कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना, फायदा ही होगा हम लोग का। सो गवर्नमेंट रिवाइजेस द बेस ईयर ऑफ ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स फ्रॉम 2004 2005 टू 2011 2012। पहले इसका बेस ईयर था 2005 2004-5 और अभी 11-12 कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि सरकार ने बोला था दैट 2008 में, अगर आपको पता होगा, तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ठीक है। तो उसके कुछ इफेक्ट्स थे जो क्या 2004 और 2005 वाले के डेटा में थे, ठीक है। तो उसको डू अवे करने के लिए और लेटेस्ट डेटा लाने के लिए हमने इसका बेस ईयर चेंज किया 2011-12 तक, है ना। तो इसका कुछ साइलेंट फीचर्स देखने थे दोस्तों। नंबर ऑफ आइटम्स इन द बास्केट हैज बीन इंक्रीज्ड। जो WPI के बास्केट में था उसका नंबर इंक्रीज किया गया है, ठीक है, फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर। एंड न्यू सीरीज ऑफ WPI डज नॉट इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो पहले में इंक्लूडेड था इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें नहीं इंक्लूडेड है ना। एंड दिस इन कॉन्सोनेंस विद द इंटरनेशनल प्रैक्टिस। इंटरनेशनल प्रैक्टिस भी यही करता है दैट इंटरनेशनल प्रैक्टिस में भी इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, वैसे इंडिया ने भी किया, ठीक है। और बोला जा रहा है दैट ये जो हमने किया, मतलब इतने सारे जो मॉडिफिकेशंस लाए, इससे हम लोग द WPI इज गोइंग टू बी कॉन्सेप्चुअली क्लोजर टू प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स रिलेटिवली ज्यादा रिलायबल सोर्स माना जाता है ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये क्या होता है ये मैं किसी बाद वाले क्लास में करवा दूंगा, आज वाले किया नहीं है। तो दिस वाज अबाउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये रट्टा वाला इन्फॉर्मेशन है, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। ओके, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल ट्रेडेड फंड। गाइस, एक्सटर्नल फंड की तो बात है, ये आपका हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस बार बजट सेशन में बोला था दैट इस बार एक्सटर्नल ट्रेडेड फंड लाया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली उसका नाम रखा है भारत 22, है ना। तो ये बिल्कुल एक बड़ा कीवर्ड बन जा रहा है हमारे प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स वालों के लिए, है ना। तो इसी के बारे में देख लेते हैं तो कुछ क्या इंफॉर्मेशन है। भारत 22 कंसिस्ट ऑफ 22 स्टॉक्स, क्योंकि उसमें 22 स्टॉक्स से पहले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बता देता हूँ ये क्या है। ये एक म्यूचुअल फंड टाइप का ही कुछ चीज होता है। जैसे म्यूचुअल फंड में बहुत सारे शेयर्स रखे हुए रहते हैं ना, तो ये भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी बहुत सारे शेयर्स मतलब दूसरे कंपनीज के शेयर रखे हुए रहते हैं। और इस केस में भारत 22 के केस में 22 स्टॉक एक्सचेंज 22 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर बोर्ड, है ना, और स्ट्रेटेजिक होल्डिंग जो भी गवर्नमेंट का है उसके शेयर यहां पे रखे हुए रहेंगे, ठीक है। अब क्या होगा ना, पहले हम लोग स्ट्रेटेजिक जो भी कहीं पे लॉस दिखता था तो हम लोग डाइवेस्टमेंट कर देते थे, ठीक है। बट यहां पे क्योंकि इतना एक बड़ा इतना शेयर दिया जाएगा, तो अब ऐसे सरकार के द्वारा आशंका जताया जा रहा है दैट इन्वेस्टर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को खरीदेंगे, क्योंकि रिस्पेक्टिवली म्यूचुअल फंड से ये थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगता है लोगों को, है ना। तो इसलिए लोग सोच रहे हैं दैट इस गवर्नमेंट दैट खरीदेंगे, और साथ ही साथ इट विल हेल्प द गवर्नमेंट टू इंच टुवर्ड्स इस डाइवेस्टमेंट टारगेट्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में। तो और इसके बारे में देख लेते हैं भारत 22 के बारे में। ये 22
स्टॉक्स का होल्डिंग रहेगा, मतलब जो कि सरकार चाहती है दैट बेच देना, या फिर सरकार कहीं ना कहीं लग रहा है दैट सरकार को लॉस इसमें लग रहा है, ठीक है, तो सरकार चाहती है इसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के तहत इन्वेस्टर्स जिससे इसको खरीद ले, है ना। एंड लार्ज इन्वेस्टर्स, सोवरिंग पेंशन फंड, लार्ज इन्वेस्टर्स प्रिफर इन्वेस्टिंग इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ड्यू टू द बेनिफिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बीइंग लो कॉस्ट एंड लेस रिस्की रिस्पेक्टिवली, मतलब म्यूचुअल फंड से लो कॉस्ट और लेस रिस्की होता है ये, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सरकार लाने के कोशिश में है, ठीक है। तो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट इट। आज इतना ही न्यूज़ में था, हिंदू, पीआईबी और एक्सप्रेस के न्यूज़ से। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।